प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क में जमहूरियत जी बालादस्ती, आइन जी बालादस्ती लाइ नओं मिसाक पाकिस्तान मिसाक जे नाले सां पधिरो कयो आहे। इन में 12 नुकात शामिल आहिनि। उन में चयो वियो आहे त मुल्क जी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट जे किरदारु ख़तमु करण लाइ, मुल्क में पार्लियामेंट जी ख़ुदमुख्तियारी लाइ, पार्लियामेंट जी बालादस्ती लाइ, जमहूरियत जी बालादस्ती लाइ हीउ मिसाक आंदो वियो आहे। हाणे माज़ी में बि असां ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में मिसाक जमहूरियत जे नाले सां हिकु मिसाक आंदो वियो ऐं उनखां पोइ इहो हुयो त का बि पार्टी जेका इक़्तिदार में ईंदी त अपोज़िशन जी पार्टी उन जे ख़िलाफ़ु रस्ता रोक न कंदी। ऐं पोइ असां ॾिठोसीं त उन मिसाक ते कंहिं हद ताईं अमल बि कयो वियो ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों भेरो पार्लियामेंट जेका आहे उन पंहिंजो मुदो कयो ऐं इक़्तिदार जेको आहे उहो ॿिए ॾांहुं मुंतक़िल थियो। हाणे जेको मिसाक पाकिस्तान आयो आहे इहो अपोज़िशन जी पार्टियुनि आंदो आहे। हाणे हिन ते सुवालु इहो आहे त इहो मिसाक केतिरो फ्रूटफुल साबित थींदो असांजी जमहूरियत लाइ, ऐं इन मिसाक ते ख़ुदि अपोज़िशन जूं पार्टियूं कहिड़ो अमल करे सघंदियूं। हिन आइन जे हूंदे इन मिसाक जी ज़रूरत छो पई, इहे सवाल कंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जे अॻवान ऐं अॻूण वज़ीर ख़ारजा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमें वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब, ये बताइए कि आइन पाकिस्तान के होते हुए आपको मिसाक के पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है मिसाक पाकिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं PDM की पार्टीज, जो आइन से बालातर हो या ये बियॉन्ड आइन हो जी। ये जो भी बातें इसमें होंगी वो बिल्कुल 100% आइन की हदूद और कयूद में रह के बातें होंगी। इसकी बात जो है, मुझे ये नाम याद है, मियां नवाज शरीफ साहब ने को आज से 10 साल कबल जो है इसकी बात की थी जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी सेटलमेंट जो है होना ज़रूरी है, जो बावजूद 73 के आइन की मौजूदगी के वो चीज़ें जो है ना उनको या तो उनकी खिलाफ वर्जी होती है, उनका एहतराम नहीं होता, या उनमें बाज़ औक़ात जिस तरह 73 के आइन में तरामीम भी हुई हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादा तर जो है जो ग्रीवेंसेस हैं हमें या अपोजिशन पार्टीज़ को या सूबों को या जो सब नेशनल ग्रुप्स हैं हमारे, उनको यही है कि आइन का एहतराम नहीं हो रहा और जो हकूक दिए गए हुए हैं आइन में सूबों को या जो सब नेशनल ग्रुप्स हैं उनको, जिस तरह मेरा मतलब है कि अब आप हर सूबे में इस तरह के, जिस तरह पंजाब में साउथ है या बलूचिस्तान में भी ये एक चीज़ पाई जाती है, इस तरह फाटा में भी एक चीज़ पाई जाती है, सिंध में भी पाई जाती है। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए अगर जो है तमाम वफाक की इकाइयाँ ये ज़रूरी समझें कि आइन में कोई चीज़ की किसी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी की जा सकती है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो भी मिसाक में बातें आएंगी वो आइन के दायरे में रह के आएंगी, एक बात। और दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसी सजेशन मिसाक में आई तो वो भी जो है मुतफ़िक़ा तौर पे सूबे जो है मिलके पार्लियामेंट मिलके जो है उसमें जो है वो कर सकती है, तरमीम कर सकती है अगर ज़रूरत महसूस। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, हमने देखा है कि माजी में भी एक मिसाक आया, मिसाक जमहूरियत का, आपका और पीपल्स पार्टी के बीच में एक मिसाक हुआ। अब ये जो मिसाक आ रहा है इसको मिसाक जमहूरियत में अलग क्या है, इसमें फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे मिसाक जमहूरियत और मिसाक? मैं एक बात अर्ज करूँ जी कि माजी में जितनी भी मूवमेंट चली फौजी हुकूमतों के खिलाफ, चाहे वो जनरल अयूब की थी या उसके बाद इसकी जनरल ज़िया-उल-हक फिर मुशर्रफ जी, या 1970 में जो इलेक्शन था उसके बाद भी मूवमेंट एक चली। ये जब भी कोई पॉपुलर मूवमेंट जो है वो चलती है तो हमारे यहाँ पे इंटरवेंशन जो है ना वो मार्शल लॉ कर देते हैं या फौजी मुदाखलत हो जाती है। तो बड़ी अफसोसनाक बात है। मिसाक जमहूरियत जो हुआ बीबी शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उससे ये एक फ़ायदा हुआ कि 2007-8 में जो है एक जमहूरी तरीके से इक़्तिदार जो है मुंतकिल हो गया और हमारी जान जो है एक फौजी आमर से छूट गई।
بالکل. یہ اس کا یہ بیسیکلی ثمر تھا یا ثمرات تھے اس میثاق جمہوریت کے، اور اس وقت بھی میثاق جمہوریت جو ہے وہ 1973 کے آئین کو انہوں نے اس کو کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی تھی. سجیشن ضرور دی تھیں کہ صوبائی خود مختاری جو ہے انکریز ہونی چاہیے یا اور کوئی حقوق جو ہیں وہ گرانٹ ہونے چاہیے. تو ابھی بھی اگر میثاق پاکستان آتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ بنیادی یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ سپلیمنٹ کرے گا موجودہ آئین کو، اسی کو تقویت بخشے گا، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ جس اسپرٹ کے ساتھ میثاق جمہوریت ہوا تھا اس اسپرٹ کے ساتھ کہ یہاں پہ انتقال کی اقتدار کی جو منتقلی ہے وہ آئین کے تحت ہو، عوام کی خواہشات کے مطابق ہو، کسی فرد واحد کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اور آئین کی جو ہے یا عوام کی حاکمیت جو ہے جو عوام جس کے اوپر بنیاد ہے ہمارے آئین کی، اس حاکمیت کو جو ہے وائلیٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب، کیا بات ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی میثاق ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ فقط اپوزیشن کی پارٹیز کے بیچ میں ہو رہی ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی ایسا میثاق کیوں نہیں لاتی جس میں آئین جو ہمارا ہے اس کی رہنمائی پہ بھی اس پہ عمل بھی ہو اور ایک اچھا میسج بھی جائے؟ آپ کی بات تو بڑی اچھی ہے، بڑی کانوں کو بڑی بھلی معلوم دے رہی ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایک دھاندلی کے الیکشن کی جو پیداوار ہیں، انہوں نے یہ تو نیشنل سیکورٹی کے مسئلے کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، یہ نیشنل سیکورٹی کے جو مسائل ہیں، کشمیر کا مسائل ہے، ہماری سیکورٹی کے مسائل جو ہیں، ہماری ہندوستان کے ساتھ جو ایک مخاصمت ہے اس کے جو مسائل ہیں، اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار. تو آپ سمجھتے ہیں کس طرح ہوگا جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے. آصف صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں تو لاکھ اختلاف میاں صاحب کے، محترمہ صاحبہ کے، لیکن انہوں نے بعض مسائل پہ بات جیت کر کے مسائل حل کیے ہیں، اور پھر بقول آپ کے میثاق جمہوریت بھی آیا. تو اب بنیادی رکاوٹ کیا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ؟ بنیادی رکاوٹ یہ اس آدمی کی انا ہے اور عقل کی کمی ہے. اچھا، یہ دیکھیں بی بی شہید نے 90 کی دہائی میں اتنی زیادہ تناؤ تھا پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، اتنا زیادہ تناؤ تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وزارت خارجہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی خارجہ امور کی، اس کی انہوں نے بالکل کی، اور جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی کسی قومی مسئلے کے اوپر تو باوجود تناؤ کے جو ہے مل کے بیٹھ جاتی تھی ساری پارٹیز جو ہے. صحیح. میں میاں نواز شریف کے وقت دیکھیں آپ، کراچی کا واقعہ ہوا، صفورہ گوٹ والا واقعہ ہوا، آرمی پبلک اسکول والا واقعہ ہوا، ہندوستان کے ساتھ جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو واقعات ہوئے، یہ تو جب پچھلے سال جارحیت ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، ہماری ایئر سپیس جو ہے وائلیٹ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں نہیں آئے. 1 گھنٹہ ہم انتظار کرتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی ایک فرد ہے جو تمام تر باتوں میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. خالد صاحب، ایک اور بھی معاملہ پاکستانی میڈیا میں چل رہا ہے، پاکستانی سیاست میں چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ادارتی ڈائلاگ ہونے چاہیے. میثاق پاکستان تو آگے اب ادارتی ڈائلاگ بھی ہونے چاہیے. تو کیسے دیکھ رہی ہے پی ایم ایل این، کیسے دیکھ رہی ہے اس ادارتی ڈائلاگ کو؟ دیکھیں، ڈائلاگ جو ہے وہ تو جمہوریت کی جو ہے وہ یا بھی کسی بھی سویلائز سوسائٹی کی جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ مسئلے جو ہے نا مذاکرات کے ساتھ یا گفتگو کے ذریعے جو ہے نا، مکالمے کے ذریعے جو ہے طے کرنے چاہیے. تو جب مکالمے کے راستے بند ہو جائیں، گفتگو کے راستے بند ہو جائیں، ڈائلاگ کے راستے بند ہو جائیں، تو پھر سڑکوں پہ مسئلے طے ہوتے ہیں، پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مزمحل ہوتا ہے، ملک مزمحل ہوتا ہے، وفاق جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. نئی کسی اور دشمن ہمارے جو اکراس دی بارڈر ہمارے دشمن ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو خواجہ صاحب، ادارتی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کرے گا کون؟ اس کا مطلب بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ پہلے تو تمام فریقین جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ڈائلاگ کی مکالمے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. پہلے جو ہے نا نیت تو جو ہے وہ بنائی جائے نا، اس کے بعد رستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. تو تمام فریقین سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تمام جو ادارے ہیں جو اقتدار میں حصے دار ہیں، جس میں ہم سیاستدان ہیں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ سارے اقتدار میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بعض لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں،
بعض لوگ جو اپنے رول سے زیادہ پلے کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ سارے مل کے ایک دفعہ طے کر لیں گے بھائی ہم نے ہماری حدود کیا ہیں, ہماری ٹیریٹوریل باؤنڈریز کیا ہیں. تو کون انیشیٹو کرے گا اس میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مسائل ملک تو مسائل حالات کا جبر جو ہے نا یہ ہمیں اس طرف لے جائے گا انشاءاللہ. اچھا, تو اگر ضرورت پڑی تو آپ حکومت وقت سے بات نہیں کریں گے لیکن اداروں سے بات کر سکتے ہیں؟ اداروں سے بات ہو گئی. حکومت وقت جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس جنت میں یا کس جہنم میں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس قسم کی حکومت سے پالا نہ پڑے جس طرح کا ہمیں پالا پڑا ہوا ہے. اچھا. تو مہنگائی کا آپ دیکھ لیں, عوام کے حالات دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں کتنی بڑھ گئی ہے. تو یہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. تو خواجہ صاحب آپ اب تک یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ اس حکومت کو لانے والے کچھ اور ہیں, اور اب آپ مطلب جمہوری لوگوں سے ہٹ کے آپ کسی اور کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جمہوری روایات کو انحرافی ہوگی ان کی؟ ہمارے یہاں پہ جمہوری روایات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ان کا تیا پانچا ہوا ہے. ہمیں ان حالات میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جس سے آئین جو ہے دوبارہ مؤثر ہو سکے, جمہوری روایات مؤثر ہو سکیں. کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا ہمیں. کسی بھی چھتری کے نیچے جو ہے یہ مذاکرات ہو جائیں, کسی بھی چھتری کے نیچے یہ ڈائلاگ ہو جائے, کوئی کنسنسس کریٹ کر لیں تمام ادارے جو ہیں. دیکھیں ایک بندے کے پاس زمین کا قبضہ ہے, آپ وہ زمین وہاں گزار کرانا چاہتے ہیں, آپ جس کے پاس قبضہ ہے اس کے ساتھ بات تو کرنی پڑے گی نا آپ کو. تو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ اداروں کے ساتھ بات چیت کے حل بات چیت کرتے ہیں؟ آپ نے تو سوال پوچھا, میں نے آپ کو رائے دی ہے. پی ڈی ایم نے تو رات کو جو ہے وہ میثاق پاکستان کی ایک کمیٹی بنائی ہے اور 7 11 12 نکات بنائے ہیں انہوں نے. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس حکومت سے یہ مذاکرات نہیں کریں گے. آپ یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا. جی وہی بالکل. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین تاہم مسلم لیگ نون جی اگوان خواجہ آصف صاحب جو گالی بودیوں ہوتے وٹوں تا نڑی سائی ہاں پوری پروگرام میں بھی حاضر تھی. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بھی رہا کہ بھلیکار وقفے کاغ میں اساں گلا رہا سی پاکستان میثاق پاکستان تے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بارے نکاتی میثاق آندو ہے. خواجہ آصف صاحب نون لیگ جو موقف بدو ہن وقت اساں کے پروگرام میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی جو اگوان جناب وقار مہدی صاحب. وقار مہدی صاحب پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ. اچھا وقار مہدی صاحب, آئین کے ہوتے ہوئے آپ کو ضرورت کیوں پڑی پاکستان میثاق پاکستان کی؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ جمہوری قوتیں جو اصل میں ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور موجودہ حکومت جس طریقے سے آرڈیننس لاتی ہے اور جس طرح سے صوبوں کے حقوق غصب کرتی ہے, 18ویں ترمیم کو طے و بالا کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو میثاق جمہوریت بھی آپ کو معلوم ایک ہوا تھا ہمارے اور نون لیگ کے درمیان, کیونکہ 2 بڑی جماعتیں تھیں حکومت اور اپوزیشن کی. تو میثاق پاکستان بھی ایک اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے سے بہتری ہوگی جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے بہتری ہے اگر 11 جماعتیں مل کے بیٹھ کے تو میثاق کرنا چاہتی ہیں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے, بہتری کے لیے اور اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے, تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. نہیں میں وقار بھائی صاحب ایک سوال جو ہے وہ جنم یہ بھی لے رہا ہے کہ اس میں نیا کیا ہے؟ میثاق تو آ گیا, اس میں تمام تر وہی چیزیں ہیں جو آئین میں ہیں جو میثاق جمہوریت میں تھی, تو اس میں نیا نہیں ہے, تو اس میں کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس میں یہ کہ کوئی بھی جماعت اگر حکومت میں آئے گی ان جماعتوں میں سے تو وہ ڈیویٹ نہیں کرے گی کسی بھی آئینی شق سے, آئینی پروویژن سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے, جو آئین متفقہ آئین یا 18ویں ترمیم ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کرے گی, اس پہ ہی عمل پیرا لے گی. اور میثاق کا مطلب یہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ 18ویں ترمیم کی جب منظوری ہوئی اس میں بھی وہ شریک تھی اور انہوں نے کیا تھا, لیکن وہ آج انحراف کر رہے ہیں. ٹھیک, آج وہ انحراف کر رہے ہیں نا 18ویں ترمیم سے, آج وہ صوبوں کے حقوق بھی غصب کرنا چاہتے ہیں. آج انہوں نے آپ دیکھیں کہ 2 آئی لینڈ کا آرڈیننس نکالا انہوں نے. ٹھیک, تو اس طرح صوبوں پہ یہ صوبائی خود مختاری پہ یہ شبخون مارتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں یہ کہ جو جماعتیں بھی اقتدار میں آئیں گی اور انشاءاللہ وہ اس میثاق کے تحت, اس آئین کے تحت جو آئین پاکستان ہے, جو متفقہ آئین ہے, جو 18ویں ترمیم ہے,
उससे रूगर्दानी नहीं करेंगी। वजह फरमाया आपने वकार बेग साहब, इसमें जमहूरियत का भी जिक्र है, इसमें आइन का भी जिक्र है, इसमें पाकिस्तान की बका का भी जिक्र है, इसमें जो आइन में जो इस्लामी शिके हैं उनका भी जिक्र है, लेकिन इसमें इसके आपके 12 शिकों में कहीं पे भी अक़लियती पाकिस्तानी रहते हैं उनका जिक्र नहीं है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे आप? आपसे क्या ये मिस हो गया या इसमें और भी तरमीम की ज़रूरत है? नहीं, अक़लियत जो है वो हमारे पाकिस्तान का, हमारी कौम का और हमारा एक इस बात अहम हिस्सा है, और उनके हकूक़ भी सब आइन में लिखे हुए, उसी आइन की बात की गई है, उसी आइन की बात की गई है, उसी आइन में जो उनको हकूक़ हासिल है वो हकूक़ उनको रहेंगे, और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती अगर कहीं होती है तो उस पर हम सब एक आवाज़ हैं, उनके साथ होते हैं। आज भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर अक़लियत के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई मसला होता है तो वो खड़ी होती है, तो हम कल भी इसी तरह से उनके साथ रहेंगे। तो इसमें कुछ शामिल नहीं है तो वो समझे कि उसका हिस्सा ही है। ठीक है। अच्छा वकार बेग साहब, हमने देखा कि मिसाक जमहूरियत हुआ, पूरी दुनिया में जमहूरी क़ुव्वतों ने उसको बड़ा सराहा, लेकिन हमने देखा कि फिर जैसे ही अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो फिर खुद ही उन्होंने इनहराफ किया है। क्या इस मरतबा क्या शोरटी है कि जो 11 जमातें हैं ये इस पर अमल पर भी होंगी? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन हमने किसको बनाया था? अपोजिशन से बनाया था ना हमने। ठीक। उसमें तय किया गया था और वफाकी सतह पे ये तय किया गया था कि ऐसा होगा, तो उसमें कोई बेहतरी, देखिए हर चीज से बेहतरी की उम्मीदें होती हैं और वो उस बेहतरी को लाने में कुछ वक्त तो लगता है। बेग साहब, हमने देखा कि जब आपकी हुकूमत थी तो 2007-8 में गवर्नर पंजाब में जो गवर्नर राज लगा था वो भी आप ही की हुकूमत ने लगाया था, तो आप नहीं समझते कि एक तरफ आपने पाकिस्तान ने मिसाक जमहूरियत किया था और दूसरी तरफ आपने खुद ही उसकी इनहराफी की थी? नहीं, वो इनहराफी तो इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ की कुछ सियासी सूरत-ए-हाल इस तरह की पैदा हो गई थी जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा था। तो वो उसकी वजूहत थोड़ी सी वहाँ की लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन थी, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी उसने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, आइन की बहाली के लिए, सरबुलंदी के लिए उसने जद्दोजहद की, और हमारी तो कुर्बानियाँ शामिल हैं इसी आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली। आपको मालूम है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके 2 भाई और हमारे हज़ारों कारकुनों ने शहादतें जमहूरियत के खातिर दी हैं। कोई हमारा ज़ाती झगड़ा नहीं था। बिल्कुल। मैं साहब जो कुर्बानियाँ हैं वो तो ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो तो तारीख़ का ऐसा है, उससे तो कोई भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात है कि फिर हमने देखा कि जैसे ही 2007 में आपकी हुकूमत आई तो आप ही के प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि जो मुआहदा है वो कोई कुरान की आयत नहीं है, तो ये मुआहदे होते रहते हैं। तो इस हवाले से अब क्या शोरटी है कि आपने जो ये मुआहदा किया है इस पर आप कायम दायम में रहेंगे? मुआहदों में तरमीम भी होती है और मुआहदों पे इत्तेफाक भी होता है, मुआहदों पे इत्तेहाद भी रहते हैं, और मुआहदे जो हैं वो उसके वो बाकी भी रहते हैं, और उन पर अमल दरामद भी होता है, तो उसमें आगे पीछे तरमीमें होती रहती हैं। देखें, आइन में भी कई तरमीमें इत्तेफाक राय से की गई हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें तरमीम होती है, तो ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि हम सब जो है वो इस मिसाक पे जो है जब ये मंजूर होगा तो इस पर हम कायम भी रहेंगे। अच्छा चले, मिसाक तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, अपोजिशन की पार्टियों में बीच में हो गया। अब हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत की जो खबरें चल रही हैं कि इदारती डायलॉग होने चाहिए, पीपल्स पार्टी इदारती डायलॉग को कैसे देख रही है? कौन से डायलॉग को? इदारती डायलॉग के इदारों के बीच में डायलॉग होने चाहिए मुल्क में। अब क्योंकि हालात बेहतर नहीं है, मुल्क बहरानों का शिकार हो चुका है, तो अब मुल्क को इन बेहतर हालात के मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इदारे बैठ के अपने डायलॉग करें और मसाइल हल करें। पीपल्स पार्टी से इदारती डायलॉग बात यह है कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम हर एक से बात करने को तैयार होते हैं, और हमने बात भी की है। तो बात यह है कि इदारे हों या कोई इदारे भी हमारे अपने हैं, और जमहूरियत की बहाली के लिए और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए और अवामी हुकूक के लिए हम सब बैठ सकते हैं, क्योंकि हम सब इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, और डायलॉग होने चाहिए, लेकिन बात यह है कि इमरान खान के साथ डायलॉग नहीं करेंगे हम। अच्छा, उसकी क्या वजह है कि आप हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे, आप जमहूरी लोगों से, आप इलेक्टेड लोगों से डायलॉग नहीं करना चाहते? वो इलेक्टेड तो है नहीं, सिलेक्टेड है, उनसे क्या डायलॉग करें? वो खुद किसी का मोहा है, वो क्या उनके इख्तियार में क्या, वो तो कुछ खुद नहीं है, वो खुद किसी से पूछते रहते हैं, तो उनसे क्या बात की जाए? वो तो उनमें तो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो कभी किसी अपोजिशन वाले से हाथ नहीं मिलाते, वो सलाम के जवाब नहीं देते किसी को, उनमें तो इतनी अखलाकियात नहीं है, वो इतनी अखलाकियात से गिरे हुए हो जाते हैं, तो उनसे क्या बातचीत की जाए? उनसे तो बातचीत नया हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी आप देखें ना कि गिलगित-बाल्टिस्तान के मसले पे तो वो जो पॉलिटिकल मसला था उस पर वो तो उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। अच्छा। उन्होंने कहा जी मैं नहीं मिलूंगा, उन्होंने कहा ना, तो मीटिंग किसी और को बुलानी पड़ी। तो
تو مہدی صاحب یہ کیسے ہوگا کہ آپ جمہوری لوگ ہیں, آپ جمہوریت کو بلیو کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بقا کے لیے, پارلیمنٹ کی بقا کے لیے مساک پاکستان لا رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ وزیر اعظم سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بن کے چلتے تو ہم تو تیار ہوتے, وہ وزیر اعظم رہتے نہیں ہیں, وہ احمق اعظم بنے ہوئے, تو ہم کیا بات کریں ان سے؟ تو پھر آپ ان سے بات کریں گے جو وزیر اعظم کو سلیکٹ کر چکے ہیں؟ بس جی, ہم تو عوام کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تو ہم جس سے بھی ڈائلاگ کا فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا انشاءاللہ. اچھا, یہ ڈائلاگ کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم کرے گی, اور آپ جو ہے ادارتی ڈائلاگ پہ بلیو کر رہے ہیں کہ ادارتی ڈائلاگ ہونے چاہیے؟ بس جو بھی ہوگا تو پی ڈی ایم میں لیڈرشپ بیٹھی ہے ساری جماعتوں کی, جو متفقہ فیصلہ کریں گے پھر اس طرح سے چلیں گے. بہت بہت شکریہ وقار مہدی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, وہاں پیپلز پارٹی جاگان وقار مہدی صاحب جو گالیوں بدھی انہیں چوڑا تھا وزیر اعظم سے گالیوں نتیوں تھی سگن ان صورت حال میں بھی, چھاکان تو وزیر اعظم اپوزیشن سے ملن لائے تیار نہ ہے, انہیں جیکا انا ہے وہ سب کا وڈی رکاوٹ ہے, تنجے کرے اپوزیشن حکومت کے وچ میں گالیوں نتیوں. باقی اگر کہ ادارے کے وچ میں گالیوں تھن تھیوں پयूं, ادارتی ڈائلاگ تھن تا پیا, تو پوइ پیپلز پارٹی ان ادارتی ڈائلاگ میں شامل تھن لائے تیار ہے. ہتے وٹھندا ننढी سائی کھان پوری مساک پاکستان تے تجربو وٹھنداسیں تو اساں سینئر صحافی کن وہ ان تے کہڑو تجربو تھا ॾियनि त मुल्क जे आइन जे हूंदे मिसाक पाकिस्तान जी ज़रूरत छो पई, इन ते ॻाल्हाईंदासूं, पर पहिरियों हिते वठूं था नंढी साई. नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार मुल्की तारीख़ में मिसाक जमहूरियत खां पोइ हाणे अपोज़िशन जे 11 पार्टियुनि जेको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जे नाले सां हिकु तहरीक हले थी पई, उन्हनि हाणे मिसाक जमहूरियत आंदो आहे. 12 नुकाती इहो मिसाक आहे जंहिंमें मुल्क जे लाइ, मुल्क जी जमहूरियत जे लाइ, ख़ुदि मुल्क जी पार्लियामेंट जी बालादस्ती लाइ हीउ मिसाक आंदो वियो आहे. हाणे इन ते तजुर्बो वठंदासूं त इन ते असांजा सीनियर तजु निगार इन खे कीअं था ॾिसनि त मुल्क जे आइन जे हूंदे इन मिसाक जी ज़रूरत छो पई. इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजु निगार जनाब सलीम बुखारी साहब. सलीम बुखारी साहब, कैसे देख रहे हैं मिसाक पाकिस्तान को, आइन के होते हुए मिसाक पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो कुछ भी हो रहा है, जो पीडीएम का वजूद आया, फिर उसके बाद उनका एलामिया आया, एलामिया को ही उन्होंने ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया मिसाक पाकिस्तान में, तो ये सूरत हाल तो बिगड़ती दिखाई दे रही है, कोई सूरत हाल बनती भी नहीं दिखाई दे रही है. आज आपने देखा मानसरा में जिस तरीके से जलसा किया उन्होंने, बावजूद इजाजत न होने के, एनओसी न जारी होने के, तो सूरत हाल तो मेरे ख्याल है कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है. अच्छा, तो किस तरफ सूरत हाल बिगड़ रही है, अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से सर? देखिए, मैं तो समझता हूँ दोनों ही एक दूसरे से बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें. ना हुकूमत के इमरान खान साहब इंगेज करना चाहते हैं अपोजिशन के साथ कि कहीं बैठ के किसी सूरत में कोई बातचीत का रास्ता निकले, वो पुट्टी की हुई है उन्होंने और परमानेंट बेसिस पे की हुई है. ठीक, अपोजिशन जो है वो उनसे बात करने को बेमानी समझती है, वो समझती है कि हमें उन्हीं से बात करनी है जो पीछे बैठ के फैसले कर रहे हैं. तो ऐसी सूरत हाल में तो इसके बिगड़ने का बहुत ज्यादा इम्कान है, इसमें कोई अच्छाई का पहलू मुझे तो दिखाई नहीं देता. तो सर अगर सूरत हाल बिगड़ जाती है तो फिर किसका नुकसान होगा? मेरे ख्याल से दोनों ही साइड का नुकसान होगा. इमरान खान साहब भी पछताएंगे और पछताएंगे ये भी, यही हमारा तजर्बा है माजी के अंदर. आप देख लीजिए जितने भी एजिटेशंस हुए हैं उसके नतीजे में हुकूमत तो जाती है, लेकिन फिर कौन आते हैं ये हमारे बस में नहीं होता. वो तारीख इसकी गवाह है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा है कि जहाँ जमहूरियत मजबूत है, जहाँ जमहूरियत की रवायतें मजबूत हैं, वहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के बीच में मुज़ाकरात होते हैं, उनके बीच में मिसाक होते हैं. यहाँ पाकिस्तान में फ़कत अपोजिशन के बीच में मिसाक क्यों हो रही हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, पहली बात तो ये, जैसा मैंने कहा कि पहले दिन से ही चूंकि कोई इक्वेशन नहीं बन सकी न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर, तो जब नॉन स्पीकिंग टर्म्स पर होगी अपोजिशन भी और हुकूमत भी, और अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपसे कहूँगा कि ये पहली दफा हुआ तारीख में जहाँ जहाँ जमहूरियत कायम है कि अपोजिशन ऑफर करे कि वो हुकूमती पार्टी के साथ मिलकर मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत करने के लिए तैयार हैं और उनको घास न डाली जाए. ये दुनिया में तो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो दरखास्त करता है अपोजिशन से कि आइए लेट अस जॉइन हैंड ताकि मुल्क की कोई बेहतरी हो सके. तो जब यहाँ हर चीज का पहिया उल्टा चल रहा है तो फिर इन दोनों के बैठ के मुज़ाकरात करने का मुझे तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता. अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा कि मुल्क में जब 126 दिन का धरना लगा था उस वक्त भी जो नून लीग के कुछ सीनियर सियासतदान थे उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला हल किए और फिर पीटीआई की क़यादत को पार्लियामेंट में ले आए. आप क्या समझते हैं, क्या पीटीआई के पास इस तरह के सियासी लीडरान की कमी है जो बातचीत के साथ मसला हल करे? इस किस्म के लीडरान की कमी नहीं है, नापैद है ही नहीं उनके पास.
अच्छा, उनके पास सिर्फ वो लोग हैं जो इमरान खान साहब का मूड देख के सुबह उठते हैं और उसके मुताबिक सारा दिन बैठ के, चाहे वो टॉक शोज हैं चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वही तबर्रे का रिपीट होता है हर रोज, ताकि बड़े साहब जो हैं उससे खुश हों। कोई वजीर अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी वजीर ने अब तक तिनका तोड़ के नहीं दिया है। अगर आपके इल्म में हो कोई ऐसा बड़ा काम हो गया हो कौम की बेहतरी और फलाह का, तो वो मुझे भी एनलाइटन कर दीजिए, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। लेकिन हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हमने मुल्क को पटड़ी पे ला दिया है, मुल्क बिल्कुल बहरानों का शिकार था कोरोना के बाद, अब मुल्क समिट में जा रहा है। ये उनके इस दावे से कुछ नहीं होगा। ये तो आप अपने दफ्तर से बाहर निकलिए और जो पहला आदमी आपको मिले और जो आखिरी आदमी मिले उससे पूछते रहिए, वो आपको सबसे बड़ा सच बताएगा। ये उनके दावों से तो कुछ होना होता तो फिर तो क्या ही बात थी। दावों से तो मैं IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी होनी थी, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता था, जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो पूरा निजाम चोर और डाकू होते थे। वो तो आप छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे निकलिए और किसी के आगे भी माइक रख के पूछिए कि जनाब बताइए क्या बीत रही है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सलीम साहब, अपोजिशन का ये कहना कि इदारती डायलॉग होने चाहिए, आप नहीं समझते भी ये जो मुतालबा है ये भी गैर जमहूरी मुतालबा है? क्योंकि जमहूरी लोगों से किस तरह से भी हुकूमत आई है वो अलग मैटर है, लेकिन बातचीत जमहूरी लोगों से होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होनी चाहिए। इदारती डायलॉग वाली इस मुतालबे को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं आपसे पूछूंगा कि इस हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में कौन सा मसला है जो पार्लियामेंट के अंदर तय किया है, और पार्लियामेंट के अंदर मसला कैसे तय होगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कुट्टी किए हुए हों, और जब तक प्राइम मिनिस्टर की कुट्टी है किसी के मजाल नहीं है नीचे कि वो मुज़ाकरात की बात करके दे। उन्होंने तो सिर्फ ये तय किया हुआ है कि मुल्क जाए भाड़ में, हमने सिर्फ पिछलों को चोर डाकू कहते रहना है, चाहे वो अदालत में साबित हो या ना हो। जो केसेस की सूरत हाल अदालतों में है वो आपके भी सामने है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नैब के बारे में क्या कहा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ ये सूरत हाल होगी वहाँ कौन सी जमहूरी कुव्वतों से मुज़ाकरात आप करेंगे, या लिहाजा मैं इसके हक में नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर वो अपोजिशन ठीक कहती है ना कि जब प्राइम मिनिस्टर ने हमसे मिलना ही नहीं, पॉलिटिकल डायलॉग होना ही नहीं, तो फिर उन्हीं से होगी ना जो लेके आए हैं उनको। अच्छा सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत आई है PTI के, इनसे हुक्मरानी हो नहीं रही, इनसे इदारे बन नहीं रहे, या इनकी अहलियत ही नहीं है, इनके पास वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो मुल्क चला सके? अपनी नाअहलियत तो वो खुद मुख्तलिफ जरियों से मान चुके हैं। कभी वो कहते हैं हमें तजर्बा नहीं था, लेकिन आप वो भी तो याद कीजिए जब इमरान खान साहब ने इस कौम को ये बताया था कि हमारे पास तो 200 माहिरीन की एक टीम है जो पाकिस्तान के हर शोबे पे कमाल रखते हैं, किधर है वो? आज एक आम आदमी यही सवाल पूछ रहा है। अरे सलीम साहब ठीक है, अब आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अपोजिशन भी तो आपको हमें मुंतशिर नज़र होते आ रही है। इस तमाम सूरत हाल में जब 3 वोटों पे हुकूमत खड़ी हुई है, अपोजिशन भी वो इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं जोड़ पाई। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत को चाहिए था कि वो एंगेज करते अपने आप को अपोजिशन के साथ, जब उनके पास नंबर गेम भी नहीं है, जब वो पंजाब जैसे सूबे में भी बहुत फ्रजाइल पोजीशन में है, सेंटर में फ्रजाइल पोजीशन में है, तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए ना। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारा सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार जनाब सलीम बुखारी साहब जो तजुर्बो ॿुधो, उन्होंने चवणु आहे त हुकूमत जेका आहे उहा हले न पई। गुज़िरियल 2 सालनि खां वठी हुकूमत जे कंहिं बि शोबे में को एॾो वॾो कमु न थी सघियो आहे जेको हुकूमत ॿुधाए सघे त असां एॾो वॾो कारनामो अंजाम कयो आहे। ॿियो, हुकूमत ऐं अपोजिशन जे विच में हिकु मुज़ाकरात थियनि पिया, उहे हिन वक़्त ताईं इन करे न आहिनि थी सघिया जो हुन में इमरान ख़ान सभ खां वॾी कमी आहे, सभ खां वॾी रुकावट आहे। इमरान ख़ान जो पहिरें ॾींहं खां वठी जेको रवैयो रहियो आहे उहो मुनासिब नाहे रहियो। तारीख़ में पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आहे त अपोजिशन ऑफर कई हुजे हुकूमत खे त अचो मुल्की मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कयूं, मुल्की मामलनि जे मसइलनि जो हल कढूं, ऐं हुकूमत उन तमामु तर ऑफर खे न सिर्फ़ु उनखां इनकार करे बल्कि उनखे ॻाल्हाइण लाइ बि तयारु न हुजे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में मिसाक पाकिस्तान ते अपोजिशन जूं पार्टियूं कयूं, छाकाणि त अपोजिशन जी पार्टियूं नांदो आहे त उहो पाण इन ते केतिरो अमल थियूं कनि ऐं मुल्क जी लाइ, मुल्क जी बका लाइ, जमहूरियत लाइ उहो केतिरो फ्रूटफुल साबित थींदो, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। पर हिन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।